हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के डिस्कशन में मैं जजमेंट के एसेंशियल के बारे में बताऊंगा। लास्ट डिस्कशन में मैंने बताया था कि जो जजमेंट होता है, या मैंने आपको बताया था कि जजमेंट होता है, जजमेंट एक स्टेटमेंट होता है सिंपली। और ये स्टेटमेंट जज प्रोवाइड करता है, ये जज देता है। और किन ग्राउंड्स पे देता है? वो ग्राउंड्स होते हैं आपके डेक्री के और ऑर्डर के। तो ये ग्राउंड्स हो गए। सेक्शन 2 क्लॉज 9 ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि जजमेंट क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एसेंशियल ऑफ जजमेंट क्या होता है। तो देख लेते हैं। तो आज का टॉपिक है एसेंशियल्स ऑफ जजमेंट। जजमेंट के एसेंशियल के बारे में देखेंगे। सो एक एसेंशियल एलिमेंट जजमेंट का ये होता है कि आपका स्टेटमेंट होना चाहिए। ओके, सो देयर शुड बी स्टेटमेंट। ठीक है। सो एसेंशियल, एक फर्स्ट एसेंशियल यह है कि देयर शुड बी स्टेटमेंट। और वो किस ग्राउंड में होना चाहिए स्टेटमेंट? वो ग्राउंड होना चाहिए आपका डिसीजन के ग्राउंड पे। ओके, और ये हमें पता है डिसीजन, डिक्री और ऑर्डर, इनके ग्राउंड का होना चाहिए। ओके, सो इन शॉर्ट बोले कि द फर्स्ट एसेंशियल ऑफ जजमेंट दैट देयर शुड बी स्टेटमेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द डिसीजन, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिसीजन, एंड वी आर फैमिलियर विद द डिसीजन। ये एक फेमस केस है सुप्रीम कोर्ट का, बलराज तनेजा वर्सेस सुनील मदान का केस है, 1999 का। सुनील मदान, उसके इस केस में ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि एसेंशियल ऑफ जजमेंट स्टेटमेंट है। अगर कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो उसमें क्या पार्ट्स होना चाहिए, क्या एसेंशियल पार्ट होने चाहिए, क्या पार्ट्स होने चाहिए? पार्ट्स ऑफ जजमेंट, जजमेंट के क्या पार्ट होंगे? ओके, सो या हम लोग बोल सकते हैं कि जजमेंट क्या कंटेन करेगा। तो फर्स्ट थिंग कि जजमेंट आपका कंसाइज होना चाहिए। ओके, कंसाइज किस सेंस में? केस का कंसाइज स्टेटमेंट होना चाहिए। दैट मीन्स कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ, सॉरी, CIS, कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ केस। ये पहली बात होनी चाहिए अगर ये जजमेंट पास हो रहा है तो। केस को कंसाइज स्टेटमेंट जजमेंट में होना चाहिए। सेकंड पॉइंट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो डिटर्मिनेशन पॉइंट्स हैं वो मेंशन होने चाहिए। दैट मीन्स पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन मेंशन होने चाहिए। थर्ड क्या और होना चाहिए? थर्ड पॉइंट अगर हम लोग लिखें इसमें तो डिसीजन होना चाहिए। ओके, एंड फोर्थ पॉइंट रीजन होना चाहिए इस डिसीजन का। ओके, इस डिसीजन का रीजन होना चाहिए कि किस रीजन पे या किस बेसिस पे ये डिसीजन दिया हुआ है। तो ये 4 पार्ट्स होते हैं जब कोई कोर्ट जजमेंट देती है, तो ये पार्ट्स
इंक्लूड होना चाहिए। बट अगर हम लोग बात करें कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज़ की, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज़ की, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज़ की बात करते हैं। सो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज़ आपके पॉइंट 2 और पॉइंट 3 कंटेन करेंगे। दैट मीन्स ये पॉइंट 2 पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन और पॉइंट ऑफ डिसीजन हम लोग बोल सकते हैं। सो अगर कोई कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज डिसीजन देगी तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो 1 और 4 को फॉलो करे, बट 2 और 3 को वो फॉलो करेगी। पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन देगी और लास्ट में डिसीजन अपना दे देगी। सो अगर कोई जजमेंट स्केची होता है, ओके, या कोई ऑर्डर जो है स्केची ऑर्डर्स होता है, ओके, स्केची ऑर्डर्स, स्केची ऑर्डर्स की बात कर लेते हैं। तो स्केची ऑर्डर्स सिंपली जजमेंट नहीं होंगे, ओके, बड़ा चढ़ा के बातें लिखी हुई है, बट स्केची मीन्स फ्लावरी लैंग्वेज एंड काइंड ऑफ, बट कुछ अगर एसेंशियल ये लूज करेंगे तभी जजमेंट नहीं होंगे। हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि स्केची ऑर्डर्स जो है जजमेंट नहीं होंगे। सो क्या नहीं होना चाहिए? अगर स्केची ऑर्डर नहीं होंगे सेल्फ कंटेंड, इनफ ओके, सेल्फ कंटेंट नहीं होगा स्केची ऑर्डर्स, और अप्रिशिएशन नहीं होगा, ओके। अप्रिशिएशन किसके थ्रू? अप्रिशिएशन एपेलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, एपेलेट और रिविजनल कोर्ट, ओके। सो स्केची ऑर्डर जजमेंट नहीं होंगे अगर वो सेल्फ कंटेंट नहीं होंगे, यानी उनके पास इनफ मैटर नहीं होगा इन ऑर्डर टू डिसाइड एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी इन द मैटर, ओके। एंड एप्रिशिएशन उनको नहीं मिलेगा इन ऑर्डर्स को अगर एपेलेट कोर्ट से, तो वो जजमेंट नहीं होंगे, ओके। तो सिंपल ऑर्डर का स्केची होना एसेंशियल नहीं है, ये चीज़ें भी होनी चाहिए, ओके। सो अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि बलराज तनेजा वाले केस में ये जो हम लोगों ने मैंने डील करवाया था, इसमें क्या क्या बोला है कोर्ट ने, कि कोर्ट ने बोला है कि जो जजेस हैं, मतलब क्या कह सकते हैं, जजेस कांट मियरली से, कि जजेस सिंपली ये नहीं बोल सकते कि हमने सूट डेक्री कर दिया है या सूट डेक्री हो गया है या सूट डिसमिस हो गया, ओके। सो जजेस कांट सिंपली और मियरली से, जजेस कांट मियरली से सूट डेक्रीड और सूट डिसमिस्ड, ओके। पूरी प्रोसेस जो है रीजनिंग के थ्रू सेट होनी चाहिए, पूरी जजमेंट की प्रोसेस रीजनिंग के थ्रू सेट होनी चाहिए टू डिसाइड अ केस, टू डिसाइड अ केस, ओके। ये सूट डिसमिस डायरेक्टली, सिंपली जजेस ये नहीं बोल सकते कि सूट डेक्री कर दिया, सूट डिसमिस कर दिया, अगर रीजनिंग, प्रॉपर रीजनिंग उस जजमेंट में नहीं
मैंशनड है। ओके, सो अगर प्रॉपर रीजनिंग मैंशनड है सो जजेस बोल सकते हैं कि सूट डिक्रीड, सूट डिसमिट। बट बलराज तनेजा वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया कि जजेस जो है सिंपली ये नहीं बोल सकते, द होल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग आपकी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू डिसाइड द केस। इवन कोर्ट ने ये भी मेंशन किया कि जो आपकी स्मॉल कॉजेस की कोर्ट होती हैं, स्मॉल कॉजेस कोर्ट, उनके जजमेंट भी आपके थिंकेबल होने चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए। दैट मीन्स उनके जजमेंट भी वो इंटेलिजिबल होने चाहिए। मतलब पता चलना चाहिए कि जजेस ने या जज ने अपना ब्रेन यूज़ किया है। इंटेलिजिबल। ओके, सो ये हम लोग बात कर रहे हैं कि कोर्ट ने बलराज तनेजा वाले केस में क्या कहा। ओके, सो जजेस ये नहीं बोल सकते, और इवन जो स्मॉल कोर्ट के जो स्मॉल कॉज कोर्टेड हैं, स्मॉल कॉज की जो कोर्ट हैं, उनके जजमेंट भी इंटेलिजिबल होने चाहिए। ओके, अब बात करते हैं कि जो जजमेंट है ये ज़रूरी नहीं है कि जितने केस में इश्यूज़ हैं, सपोज कीजिए केस में आपके 10 इश्यूज़ हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि डिसीजन उन 10 के 10 इश्यूज़ पे दिया जाए। तो क्या लिख सकते हैं कि जो जजमेंट है, आपका जजमेंट जो है ज़रूरी नहीं है, मतलब नीड नॉट, इनको बोल सकते हैं कि जजमेंट ज़रूरी नहीं है कि आपका डिसीजन होना चाहिए किन पे, ऑल केसेस पे, ऑल पॉइंट्स और ऑल इश्यूज ऑफ ए केस। कुछ इश्यूज आउट ऑफ 10 इश्यूज, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल दिया कि अगर किसी केस में 10 इश्यूज हैं तो 5 इश्यूज से भी डिसीजन जजमेंट दिया जा सकता है, 7 इश्यूज से भी जजमेंट दिया जा सकता है, और इवन 3 इश्यूज से भी जजमेंट दिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि ज़रूरी नहीं है, मैं इसको एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सारे पॉइंट्स को लेकर ही जो है डिसीजन दिया जाए। इसके लिए अगर थोड़ा सा एक एग्जांपल के फॉर्म में अगर पढ़ें, तो अगर कोई एक ऑर्डर है, ओके, सो अगर कोई ऑर्डर एक प्रिलिमिनरी इशू डिसाइड कर रहा है, ठीक है, डिसाइड कर रहा है क्या, एक प्रिलिमिनरी इशू, ओके, किसी केस का एक प्रिलिमिनरी इशू डिसाइड कर रहा है, तो ये जजमेंट में आएगा। ओके, सो ये जजमेंट में आएगा। और हम लोगों ने देखा है कि प्रिलिमिनरी इशू और प्रिलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री होती है। तो प्रिलिमिनरी इशू ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे पॉइंट्स लेके बनाए जाएं। प्रिलिमिनरी इश्यूज छोटे छोटे केस, कोई केस फिनिश होने से पहले जो छोटे छोटे जो डिसीजन जो दिए जाते हैं, या जो छोटे छोटे या फ्यू इश्यूज लेके जो ऑर्डर डिसाइड किए जाते हैं, वो भी जजमेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से एक ऑर्डर जो है ये होता है। अब अगर बात करते हैं एक और पॉइंट अगर इसमें डिस्कस करें कि अगर कोई एक ऑर्डर है, ये ऑर्डर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव
ट्रिब्यूनल अगर पास करती है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी CAT। सो कोई ऑर्डर जो कि CAT से पास होता है वो जजमेंट नहीं होगा। वो जजमेंट नहीं होगा। इवन इफ अगर ये डिस्क्राइब भी किया हुआ है तब भी ये आपका जजमेंट नहीं होगा। शॉर्ट ओके। सो क्या बोल सकते हैं कि कोई ऑर्डर CAT जो के थ्रू या CAT जो पास करेगा वो जजमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर हम लोग बात करते हैं जजमेंट का जो मीनिंग है, जजमेंट का जो मीनिंग है वो एक एक्ट है। इस एक्ट को बोला जाता है लैटिस पेटेंट एक्ट ओके। और ये हो गया हमारा CPC, सिविल प्रोसीजर कोड। सो इस का जो डेफिनेशन है जजमेंट की या जजमेंट की मीनिंग जो लेटेस्ट पेटेंट एक्ट में है इज मच वाइडर, ज़्यादा विस्तृत है, इज मच वाइडर देन CPC ओके। तो क्या इससे पहले हम लोगों ने देखा कि कोई ऑर्डर CAT अगर पास करती है तो जजमेंट नहीं होगा, और जजमेंट की मीनिंग लेटेस्ट पेटेंट एक्ट में लेटेस्ट पेटेंट एक्ट में ज़्यादा वाइडर है, ज़्यादा पॉइंट कंसिडर करती है कंपैरेटिव टू CPC। सो आज का लास्ट पॉइंट देखते हैं और ये है आपका हम लोग डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन जजमेंट एंड डेक्री ओके। सो ये है डिफरेंस बिटवीन जजमेंट एंड डेक्री ओके। जजमेंट एंड डेक्री ओके। तो जजमेंट और डेक्री में डिफरेंस देख लेते हैं। सो एक कॉलम बनाते हैं, यहाँ हम लोग जजमेंट डिस्कस करवाएंगे, यहाँ जजमेंट होगा, यहाँ पर क्या पॉइंट हम लोग कंसिडर कराते हैं वो लेते हैं। सीरियल नंबर, पॉइंट, जजमेंट एंड डेक्री। सो फर्स्ट इज हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि जजमेंट क्या होता है। एक स्टेटमेंट होता है जो कि जज पास करता है, किन ग्राउंड्स पर डेक्री और ऑर्डर के ग्राउंड में पास किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे पहला पॉइंट है कि क्या जजमेंट नेसेसरी है, नेसेसिटी ऑफ जजमेंट, एक पॉइंट बना देते हैं, नेसेसिटी ऑफ स्टेटमेंट, आई एम सॉरी ओके। क्या स्टेटमेंट नेसेसरी है जजमेंट में? तो जजमेंट में यस, जजमेंट में ये नेसेसरी है, बट डेक्री में ये नेसेसरी नहीं है। जजमेंट में आपका स्टेटमेंट देना नेसेसरी है ओके। सो ये जजमेंट की बात होगी। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट क्या है कि क्या ऑर्डर का फॉर्मल एक्सप्रेशन नेसेसरी है, नेसेसिटी ऑफ क्या फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्डर ओके।
सो यहाँ पर नो, नो। देखते हैं कि लिख देता हूँ, दो इट इज डिजायरेबल टू डू सो, मतलब कंपलसरी नहीं है। अगर जज चाहते हैं तो वो फॉर्मली एक्सप्रेस कर सकते हैं जजमेंट को, यानी अगर कोई एक ऑर्डर है, जजमेंटल ऑर्डर, जजमेंट कोई जजमेंट का ऑर्डर है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो फॉर्मली लिखा जाए, बट ये मेंशन्ड है कि आप जजमेंट को फॉर्मली एक्सप्रेस कर सकते हो। सो दैट्स वाई मैंने लिखा है कि दो इट इज़ डिजरेबल टू डू सो। एक एक्सेप्शन पढ़ लेते हैं इसका। एक्सेप्शन पढ़ लेते हैं। एक्सेप्शन दिया हुआ है आपका ऑर्डर 20 रूल नंबर 6A, ओके। और ये इंक्लूड हुआ है अमेंडमेंट एक्ट CPC का, अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अमेंडमेंट एक्ट से ये इंक्लूड हुआ है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ कि हाँ, ये ज़रूरी तो नहीं है कि आप जजमेंट को फॉर्मली एक्सप्रेस करो, बट लास्ट पैराग्राफ जो होगा आपका वो प्रिसाइसली स्टेट करेगा क्या रिलीफ पार्टी को ग्रांट कर रहा है कोर्ट, ओके, या पार्टी को क्या रिलीफ ग्रांट हो रही है, ये लास्ट पैराग्राफ में मेंशन होना चाहिए जजमेंट के। सो दैट मीन्स लास्ट पैराग्राफ ऑफ लास्ट पैराग्राफ ऑफ जजमेंट, सो ऑफ नहीं करता, लास्ट पैराग्राफ should state precisely the relief granted। क्या रिलीफ ग्रांट कर रही है, ये लास्ट पैराग्राफ आपका बताएगा। और इसमें तो आपको पता ही है कि ये डेक्री फॉर्मली एक्सप्रेस होती है, ओके, दिस इज़ यस, क्योंकि हम लोगों ने डेक्री की डेफिनेशन में पढ़ लिया है कि डेक्री इज़ द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। सो इसमें कंपलसरी है, बट इसमें ज़रूरी नहीं है, इवन दो जजेस दे सकते हैं। सो एक और अगर हम लोग एक और स्मॉल पॉइंट डिस्कस करवाएं, इसमें मैं पॉइंट नहीं लिखूंगा कि ये स्टेज लिख लेते हैं, स्टेज लिख लेते हैं। सो जजमेंट क्या होगा, डेक्री पास होने का पहला स्टेज है, से पहले आता है, ओके। सो दैट मीन्स जजमेंट इज द स्टेज प्रायर टू द डेक्री, ओके। लिख सकते हैं द स्टेज प्रायर, पहले, दैट मीन्स पहले जजमेंट एंड देन डेक्री, प्रायर टू पासिंग ऑफ डेक्री, ओके। और ऑर्डर, डेक्री और ऑर्डर। सो जजमेंट क्या होगा, स्टेज प्रायर टू पासिंग डेक्री और ऑर्डर, ओके। एंड हमें पता है कि ये फाइनल होता है, डेक्री लास्ट स्टेज में आता है, तो इसको क्या बोल सकते हैं कि दिस इज सिंपली कि जब जजमेंट प्रोनाउंस हो जाता है तब डिक्री फॉलो करती है। हम लोग बोल सकते हैं दैट मीन्स डिक्री फॉलोज आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, pronouncement of judgment, okay।
सो यहाँ हमने क्लियरली जजमेंट और डेक्री में क्या डिफरेंस होता है वो देख लिया। मैं दिखा देता हूँ। ये जजमेंट और डेक्री में पहला पॉइंट नेसेसरी ऑफ स्टेटमेंट, सेकेंड पॉइंट नेसेसिटी ऑफ फॉर्मल एक्सप्रेशन और ऑर्डर, एंड थर्ड पॉइंट इज द स्टेज। ओके, सो अगर लिखा जाए तो क्या होगा कि जजमेंट पहले आएगा एंड देन उसके बाद आएगी डेक्री और ऑर्डर। ओके, सो मोस्ट पॉपुलरली हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो डेक्री किसको फॉलो करेगी? जजमेंट को। ओके, सो डेक्री जजमेंट को फॉलो करेगी। सो इसी के साथ मेरा आज का डिस्कशन कंप्लीट होता है। गाइज़, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में ऑर्डर के बारे में बात करूँगा। हम लोगों ने डेक्री के बारे में बात कर ली, हम लोगों ने जजमेंट के बारे में बात कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑर्डर के बारे में बात करूँगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।